हिंद। फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग अभी 9th क्लास का हिस्ट्री देख रहे हैं। ठीक है, हिस्ट्री में भी चैप्टर 3 चल रहा है, जिसका एक पार्ट में हम लोगों ने द्वितीय विश्व युद्ध हिटलर का उदय को देखा था। ठीक है, अब यहाँ से आगे देखना है आज। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। आज शुरू करते हैं नात्सियों का विश्व दृष्टिकोण। ठीक है, अर्थात जो हिटलर का जो नात्सीवाद था उसके विश्व युद्ध के बारे में उसका दृष्टिकोण कैसा था, उसी के बारे में आज देखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नात्सियों ने जो अपराध किए वे खास तरह के मूल्य मान्यताओं, एक खास तरह के व्यवहार से संबंधित है। ठीक है, और नात्सी विचारधारा हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का पर्यायवाची थी। इस विश्व दृष्टिकोण में सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं था। वे नस्ली आधार पर या तो बेहतर थे या कमतर थे। इस नज़रियों में ब्लॉन्ड नीली आंखें वाली नॉर्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपरी और यहूदी सबसे निचली पायदान पर आते थे। यहूदियों को नस्ल विरोधी यानी आर्यों का कट्टर शत्रु माना जाता था। बाकी तमाम समाज को उसके बाहरी रंग रूप के हिसाब से जर्मन आर्यों और यहूदियों के बीच में रखा गया था। हिटलर ने नस्ली सोच चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के सिद्धांतों पर आधारित थी। अर्थात यहाँ पे जो बताया गया हुआ है कि जो नस्लवादी जो सोच था चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर के विचारों पर सिद्धांत पर आधारित था। तो यहाँ पे ये कहना जा रहा है कि जो यहूदी लोग थे उनको सबसे नीचे स्तर के माना जाता था। ठीक है, और जो यहाँ के जो जो अपने आप को आर्य मानते थे वो अपने आप को सबसे टॉप पे मानते थे, अर्थात सबसे ऊपर मानते थे। ठीक है, डार्विन प्रकृति विज्ञानी थे जिन्होंने विकास और प्राकृतिक चयन की अवधारणा के जरिए पौधों और पशुओं की उत्पत्ति की व्याख्या का प्रयास किया था। डार्विन के बारे में हम लोग जानते हैं कि जैसे कि उन्होंने बायोलॉजी में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा हुआ है। बाद में हर्बर्ट स्पेंसर ने अतिजीवता का सिद्धांत, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा, यह विचार दिया। इस विचार का मतलब यह था कि जो प्रजातियां बदलती हुई वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकती है वही पृथ्वी पर जिंदा रहती है। यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डार्विन ने चयन के सिद्धांत को एक विशुद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया कहा था और उसमें इंसानी हस्तक्षेप की वकालत कभी नहीं की। लेकिन नस्लवादी विचारकों और राजनेताओं ने पराजित समाजों पर अपने साम्राज्यवादी शासन को सही ठहराने के लिए डार्विन के विचारों का सहारा लिया। अर्थात यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि जो डार्विन का जो थ्योरी था कि थ्योरी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन वाला जो थ्योरी था वो प्रकृति की जो वनस्पति जीव जंतु उस पर मतलब ये लागू होता था, और डार्विन का थ्योरी सिर्फ मतलब उसी के लिए दिया गया हुआ था। लेकिन ये जो हिटलर के जो विचारधारा थे या फिर उस समय के जो राजनेता थे उनका विचार मानवता के लिए भी उपयोग करने लगा, और जो अपने आप को क्रांति के बदौलत या फिर जिस भी तरह से अपने आप को श्रेष्ठ साबित कर सकता है वही राज करेगा। इस सिद्धांत पे उन लोगों ने काम करने लगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नात्सियों की दलील बहुत सरल थी। जो नस्ल सबसे ताकतवर है वह जिंदा रहेगी, कमज़ोर नस्लें खत्म हो जाएंगी। आर्य नस्ल सर्वश्रेष्ठ है, उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी है, ताकत हासिल करनी है और दुनिया पर वर्चस्व कायम करना है। ठीक है, हिटलर की विचारधारा का दूसरा पहलू लेवेंसत्राउम या जीवन परिधि को भू राजनीतिक अवधारणा से संबंधित था। वह मानता था कि अपने लोगों को बसाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करना जरूरी है। इससे मातृ देश का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और नए इलाकों में जाकर बसने वाले को अपने जन्म स्थान के साथ गहरे संबंध बनाए रखने में मुश्किल भी पेश नहीं आएगी। ठीक है, हिटलर की नज़र में इस तरह जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधन और बेहिसाब शक्ति इकट्ठा की जा सकती थी। पूर्व में हिटलर जर्मनी सीमाओं को
और फैलाना चाहता था ताकि सारे जर्मनों को भौगोलिक दृष्टि से एक ही जगह अ, इकट्ठा किया जा सके। पोलैंड इस धारणा की पहली प्रयोगशाला बनी। अर्थात इस धारणा को प्रयोग पर पोलैंड पर आक्रमण करने के बाद इस चीज़ को धारणा को साबित किया गया है। और जो हिटलर के यहाँ पे सोच कि आप इस रूप में ले सकते हैं कि हिटलर का कहना यह था कि जो उसके क्षेत्र का या जो उसके देश के जो जनता थी और वहाँ जो निवास करने वाले व्यक्ति लोग थे, वो अगर पड़ोस के देश में जाते हैं तो फिर वहाँ से इसको कांटेक्ट करना। अर्थात ये होता है कि जैसे मान गए कि भारत में अगर कोई लोग रह रहा, अगर विदेश कहीं दूर सऊदी अरबिया या फिर अमेरिका ब्रिटेन वगैरह चले जाते हैं तो फिर वहाँ से अपनी मातृभूमि देश अर्थात फिर भारत में संबंध बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर वही भारत अगर ब्रिटेन अमेरिका वगैरह पे कब्जा करके रहेगा तो फिर इसको अपने देश के साथ अपनी मातृभूमि के साथ संपर्क बनाने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। यही विचारधारा को यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नस्लवादी राज्य की स्थापना। अब देखते हैं कि नस्लवादी राज्य का स्थापना कैसे हुआ। सत्ता में पहुँचते ही नात्सियों ने शुद्ध जर्मनों के विशिष्ट नस्ली समुदाय की स्थापना के सपने को लागू करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने विस्तारित जर्मनी साम्राज्य में मौजूद उन समाजों या नस्लों को ख़त्म करना शुरू किया जिन्हें वे अवांछित मानते थे। नात्सी शुद्ध और स्वस्थ नार्डिक आर्यों का समाज बनाना चाहते थे। उनकी नज़र में केवल ऐसे लोग ही वांछित थे, केवल ये ही लोग थे जिनकी तस्करी और वंश विस्तार के योग्य माना जा सकता था, बाकी सब अवांछित थे। इसका मतलब यह निकलता है कि ऐसे जर्मनों को भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है जिन्हें नाज़ी अशुद्ध या असामान्य मानते थे। ठीक है, अर्थात यहाँ पे मतलब ये समझ सकते हैं कि हिटलर का मानना यह था कि जो इसे नाज़ीवाद की विचारधारा के जो समर्थक नहीं थे वैसे लोगों को भी जर्मनी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, यूथनेजिया अर्थात दया मृत्यु कार्यक्रम के तहत बाकी नाज़ी अफसरों के साथ साथ हेलमुट के पिता ने भी असंख्य ऐसे जर्मनों को मौत के घाट उतारा था जिन्हें वह मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य मानते थे। अर्थात यहाँ जो हिटलर के विचारधारा के लोग नहीं थे और वो जर्मनी या फिर अगले जो भी जिस क्षेत्र पर अधिकार किया गया था उस क्षेत्र के वैसे लोग जो हिटलर के विचारधारा से संतुष्ट नहीं थे या फिर इसके विचारधारा को नहीं मानते थे, उन लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। और उसी में से एक सैनिक जो हेलमुट के पिता भी थे जिन्होंने मतलब आत्महत्या कर लिया था। और इसे हेलमुट के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। केवल यहूदी ही नहीं थे जिन्हें अवांछितों की श्रेणी में रखा गया था, इनके अलावा भी कई नस्ल थी जो इसी नियति के लिए अभिशप्त थी। जर्मनी में रहने वाले जिप्सियों और अश्वेतों की पहले तो जर्मन नागरिकता छीन ली गई और बाद में उन्हें मार दिया गया। रूसी और पोलिश मूल के लोगों को भी मनुष्य से कमतर माना गया। जब जर्मनी ने पोलैंड और रूस के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया तो स्थानीय लोगों को भयानक परिस्थितियों में गुलामों की तरह काम पर झोंक दिया गया। ठीक है, उन्हें इंसानी बर्ताव के लायक नहीं माना जाता था। उनमें से बहुत सारे बेहिसाब काम के बोझ और भूख से ही मर गए। अर्थात यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जब हिटलर के विचारधारा से जो असंतुष्ट लोग थे, जो उनके विचारधारा को नहीं मानते थे, उन लोगों को ज़बरदस्ती मतलब ऐसे काम में उसको धकेला जाता था और साथ में उससे मतलब उस तरह के काम करवाए जाते थे जिसको वो सहन नहीं कर पाते थे। और वो लोग भूख के कारण और या फिर बेहिसाब आर्थिक स्थिति के कारण बोझ के तले दब करके मर गए। आगे देखते हैं। नाज़ी जर्मनी में सबसे बुरा हाल यहूदियों का हुआ था। अर्थात जर्मनी में सबसे दयनीय स्थिति यहूदियों की थी। जैसे मैं देख सकते हैं कि भारत में जब चंपारण सत्याग्रह से पहले जब नीले किसान की जो स्थिति थी एकदम दयनीय थी, मतलब उस तरह से मान के चल सकते हैं। ठीक है,
यहूदियों के प्रति नात्सियों की दुश्मनी का एक आधार यहूदियों के प्रति ईसाई धर्म में मौजूद परंपरागत घृणा भी थी। ईसाइयों का आरोप था कि ईसा मसीहा को यहूदियों ने ही मारा था। ईसाइयों की नज़र में यहूदी आदतन हत्यारे और सूदखोर थे। मध्यकाल तक यहूदियों को ज़मीन का मालिक बनने की मनाही थी। ये लोग मुख्य रूप से व्यापार और धन उधार देने का धंधा करके अपना गुजारा चलाते थे। वे बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे जिन्हें घेटो यानी दरवा कहा जाता था। नस्ल संहार के जरिए ईसाई बार बार उनका सफाया करते रहते थे। उनके खिलाफ जब तक संगठित हिंसा की जाती थी और उन्हें उनकी बस्तियों से खदेड़ दिया जाता था, लेकिन ईसाईयत ने उन्हें बचने का एक रास्ता फिर भी दिया हुआ था। यह धर्म परिवर्तन का रास्ता था। ठीक है, अर्थात जो यहूदी लोग थे वहाँ पर उनको मार काट किया जाता था, उनको मतलब उस पर अत्यधिक अत्याचार किया जाता था। उसके अलावा भी जो ईसाईयत के समर्थक थे उन्होंने यहूदियों के लिए एक रास्ता खोला था कि या तो फिर तुम धर्म चेंज करके ईसाईयत को अपना लो तो फिर हम तुम्हें ज़िंदा छोड़ेंगे, ठीक है, वरना मतलब इस तरह से अत्याचार करके ये मार डालेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आधुनिक काल में बहुत सारे यहूदियों ने ईसाई धर्म अपना लिया और जानते बुझते हुए जर्मनी संस्कृति में ढल गए। लेकिन यहूदियों के प्रति हिटलर की घृणा तो नस्ल के छद्म वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित थी। अर्थात यहाँ जो डार्विन के सिद्धांत था उसी के बारे में ये बताया जा रहा है। इस नफरत में यहूदी समस्या का हल धर्मांतरण से नहीं निकल सकता था। हिटलर की दृष्टि में इस समस्या का सिर्फ एक ही हल था, यहूदियों को पूरी तरह ख़त्म कर दिया जाए। अर्थात यहाँ पे ऐसे मान सकते हैं कि यहूदियों से हिटलर एकदम नफरत करता था, अर्थात उसको देखना नहीं चाहता था। हिटलर का ऐसा विचार था, ऐसा सपना था कि पूरे यहूदी नस्ल को ही समाप्त कर दिया जाए पूर्ण रूप से। ठीक है, आगे देखते हैं। सन 1933 से 1938 तक नात्सियों ने यहूदियों को तरह तरह से आतंकित किया। उन्हें दरिद्र का कर आजीविका के साधनों से ही हीन कर दिया और उन्हें शेष समाज से अलग थलग कर डाला। यहूदी देश छोड़कर जाने लगे। 1939 से 45 के दूसरे दौर में यहूदियों को कुछ खास इलाकों में इकट्ठा करने और अंतः पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बर में से ले जाकर मार देने की रणनीति अपनाई गई। अर्थात पोलैंड पर जब अधिकार करने के बाद वहाँ जो पोलैंड पे एक गैस चैम्बर बनाया गया था, वहाँ पर लाखों यहूदियों के बंद कर दिया गया और उसके अंदर मार दिया गया। उसी के बारे में चर्चा किया गया। चलिए आगे देखते हैं। नस्ली कल्पनालोक। युद्ध के साय में नात्सी अपने कातिलाना नस्लवादी कल्पनालोक या आदर्श विश्व के निर्माण में लग गए। जनसंहार और युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए। पराजित पोलैंड को पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया। उत्तर पश्चिम पोलैंड का ज़्यादातर हिस्सा जर्मनी में मिला लिया गया। पोलैंड के लोगों को अपने घर और माल असबाब छोड़कर भागने के लिए मजबूर किया गया ताकि जर्मनी के कब्जे वाले यूरोप में रहने वाले जर्मनों को वहां लाकर बसाया जा सके। इसके बाद पोलैंड वासियों को मवेशियों की तरह खदेड़ कर जनरल गवर्नमेंट नामक दूसरे हिस्से में पहुंचा दिया गया। अर्थात यहाँ पे यह समझ सकते हैं कि ये इस चीज़ के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है कि जब जर्मनी द्वारा जब पोलैंड पर जब अधिकार कर लिया जाता है तो वहाँ से पोलैंड वासियों को खदेड़ दिया जाता है और वहाँ के पोलैंड वासी जब वहाँ से खदेड़ दिए जाते हैं तो वहाँ पे अर्थात वहाँ पे जो हिटलर के जो साम्राज्य क्षेत्र के अंतर्गत थे, अर्थात जो जर्मनी के निवासी थे, उन लोगों को वहाँ पे जा कर के बसाया गया। ठीक है, इसी के बारे में बताया गया हुआ है।
साम्राज्य में मौजूद तमाम अवांछित तत्वों को जनरल गवर्नमेंट नामक इसी इलाके में लाकर रखा जाता था। पोलैंड के बुद्धिजीवियों को बड़े पैमाने पर मौत के घाट उतार दिया गया। उसके बाद यह पूरे पोलैंड के समाज को बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर गुलाम बना लेने की चाल थी। ठीक है। आर्य जैसे लगने वाले पोलैंड के बच्चों को उनके माँ बाप से छीनकर जांच के लिए नस्ल विशेषज्ञों के पास पहुंचा दिया गया। अगर वे नस्ली जांच में कामयाब हो जाते तो उन्हें जर्मन परिवारों में पाला जाता, और अगर ऐसा नहीं होता तो उन्हें अनाथाश्रमों में डाल दिया जाता, जहां उनमें से ज़्यादातर मर जाते। जनरल गवर्नमेंट में कुछ विशालतम घेटों और गैस चैम्बर भी थे, इसलिए यहाँ यहूदियों को बड़े पैमाने पे मारा जाता था। अर्थात यहाँ पे यह समझ सकते हैं कि जो पोलैंड के जो निवासी थे वहाँ पर हिटलर के सैनिक आते थे, और वहाँ से जो बच्चे लोग थे, अर्थात जो पोलैंड वासी के जो बच्चे थे, उनके बच्चों को टेस्ट के रूप में, अर्थात जिस पे उन लोग को लगता था कि ये शायद जर्मनी से रिलेटेड हो सकते हैं या फिर जो उस के जाति नस्ल के हो सकते हैं, उसको उठा करके ले जाते थे और उसका टेस्ट करते थे कि क्या इसमें जो इसका नस्ल है क्या ये जर्मनवासी का ही है। अगर उस तरह का नस्ल लगता था तो ठीक है, नहीं तो उसको फिर अनाथाश्रम में सब भेज दिया जाता था, जहां उसकी मौत होना लगभग निश्चित हो जाती थी। ठीक है। और ये एक गैस चैम्बर के बारे में दिखाया गया हुआ है। यहीं पर यहूदियों के बंद कर दिया जाता था और उसको मौत के घाट उतार दिया जाता था। सॉरी, ये चैम्बर नहीं है, गैस चैम्बरों तक ले जाने वाली एक मालवाहक गाड़ी का चित्र दिखाया गया हुआ है। आगे देखते हैं। अब मौत का सिलसिला देखते हैं। पहला चरण बहिष्कार, जो 1933 से 1939 तक था। हमारे बीच तुम्हें नागरिकों की तरह रहने का कोई हक नहीं है। ठीक है। यहाँ पे दिया गया हुआ कि न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार सितंबर 1935 का जो है जर्मन या उससे संबंधित रक्त वाले व्यक्ति को ही जर्मन नागरिक होने और उन्हें जर्मन साम्राज्य का संरक्षण मिलेगा। अर्थात यहाँ पे जो जर्मनी वासी से रिलेटेड ही थे, मतलब उन्हीं को वहाँ पे रहने का मौका दिया जाता था। आगे देखते हैं। यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाह पर पाबंदी लगा दी गई। यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाहेतर संबंधों को अपराध घोषित कर दिया गया। यहूदियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर पाबंदी लगा दी गई। अर्थात जो यहूदियों से जो लोग शादी करेंगे उसके शादी को मतलब गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। ध्वजा फहराने पे पाबंदी लगा दी गई। मतलब इस तरह से क्या बोल सकते हैं, वहाँ पे निर्देश जारी किया गया कि मतलब इस तरह से इस मतलब रूल्स के अकॉर्डिंग ही काम करना है, और जो इससे बाहर जाएगा उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ कानून के बारे में बताया गया हुआ है, जैसे में यहूदी व्यवसाय का बहिष्कार किया जाए, सरकारी सेवाओं से निकाला जाना चाहिए। जिस तरह से भारत में भी 1905 में जब बंगाल विभाजन किया गया था तो बंग भंग आंदोलन चलाया गया था, ये बहिष्कार आंदोलन चलाया गया था, जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। उसी तरह के बारे में यहाँ पे बताया गया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। और इसका दूसरे चरण के बारे में ये बताया गया हुआ है कि दरबारबंदी जो 1940 से 44 तक चला था। तुम्हें हमारे बीच रहने का कोई हक नहीं है। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा गया हुआ है, और साथ ही यहाँ पे एक मेरे पास बेचने के लिए बस यही है। यहाँ पे एक फिगर में दिखाया गया हुआ है कि घेटों के लोगों के पास जीने का कोई रास्ता नहीं बचा। अर्थात घेटो वैसे लोग थे जो मतलब यहूदी टाइप के थे, या फिर जो गैर जर्मन नस्लवाद के थे। तो
वो यहाँ पे ये दिखाने का कोशिश की जा रहा है कि उसके पास बेचने के लिए बस वही है जो कि फिगर में दिखाया गया हुआ, क्योंकि उसके संपत्ति का बहिष्कार कर दिया गया, उसका देश से बहिष्कार कर दिया गया, उसका ध्वजा फहराने पे बहिष्कार कर दिया गया, उसको मतलब देश से निकाला दे दिया गया था। उसके बाद का एक चित्र के रूप में यहाँ पे एक व्यक्ति को दर्शाया गया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा गया हो उसको देख सकते हैं। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। तीसरा चरण सर्वनाश का है, जो 1941 के बाद का है। तुम्हें जीने का अधिकार नहीं है। अर्थात यहाँ पे देख लीजिए कि फिगर में दिखाया गया हो कि भागने की कोशिश में मौत, यातना गृह के चारों तरफ लगी तारों में करंट दौड़ता रहता था। अर्थात यहाँ जब हिटलर के विचारधारा के लोग या फिर जो यहाँ के जो जर्मनी के जो मूल निवासी थे और जो गैर निवासी थे, अर्थात जिसको गैर नस्ल का घोषित कर दिया गया था, उसको भगा करके मारने की साजिश की गई और उसी का कुछ फिगर यहाँ पे दिखाया गया हुआ है। और यहाँ पे एक फिगर दिखाया गया हुआ है कि गैस चेंबर के बाहर कपड़ों के ढेर। ठीक है, अर्थात जो मृत व्यक्तियों को जो जब गैस चेंबर में मार दिया जाता था, उसका कपड़े का यहाँ चेंबर के रूप में दिखाने का कोशिश किया गया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उसको भी आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ एक चप्पल जूतों का एकदम पूरा टाल लगा हुआ, समझ सकते हैं इस चीज़ को कि वहाँ कैसे विचारधारा हो गई हुई थी। अब देखते हैं नाथी जर्मनी में युवाओं की स्थिति का क्या स्थिति था। युवाओं में हिटलर की दिलचस्पी जुनून की हद तक पहुंच चुकी थी। उसका मानना था कि एक शक्तिशाली नाथी समाज की स्थापना के लिए बच्चों को नाथी विचारधारा की घुट्टी पिलाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगह बच्चों पर पूरा नियंत्रण आवश्यक था। अर्थात यहाँ पे ये बताने की कोशिश किया गया है कि जब जिस भी देश के युवाओं को अपने साथ अगर कर लिया जाए तो उस समाज पे, उस देश में ये आसानी से राज किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए वहाँ के युवा में नाथी बाग विचारधारा अर्थात हिटलर की विचारधारा को लागू करने का, उसके मन में डालने का कोशिश किया जाए, इसी के बारे में बताया गया। जैसे कि भारत के सापेक्ष में अगर अभी देखा जाए तो ज़्यादातर हिंदूवादी करके ही हिंदू के मन में या फिर हिंदू से रिलेटेड या फिर जो भी युवा लोग हैं, युवा जो मतलब अभी समाज में जो भर रहे हैं, उसके बीच हिंदूवादी मुस्लिमवादी इस तरह के विचारधारा को मन में डाला जाता है ताकि जिसकी मेजॉरिटी ज़्यादा हो वो इस समाज पे अपना राज कर सकता है, देश में सरकार बना कर रह सकता है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे किसी भी समाज को चलाने के लिए, किसी भी देश को समाज के लिए चलाने के लिए युवाओं का समर्थन बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं। नाथीवाद के दौरान स्कूलों में क्या हो रहा था। तमाम स्कूलों में सफाई और शुद्धिकरण की मुहिम चलाई गई। यहूदी क्या राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय दिखाई देने वाले शिक्षकों को पहले नौकरी से हटाया गया और बाद में मौत के घाट उतार दिया गया। बच्चों को अलग अलग बिठाया जाने लगा। जर्मन और यहूदी बच्चे एक साथ न तो बैठ सकते थे और न खेल कूद सकते थे। बाद में अवांछित बच्चों को यानी यहूदियों जिप्सियों के बच्चों को, विकलांग बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया गया। 40 के दशक में तो उन्हें भी गैस चैम्बरों में झोंक दिया गया। अर्थात यहाँ पे युवाओं को यहूदियों से बिल्कुल अलग रखा गया ताकि उस तरह का विचारधारा या फिर उससे कोई ऐसा संगति ना हो, कोई अपनापन ना हो। और जो यहूदी थे या फिर जो अवांछनीय शिक्षक थे, अर्थात जो जिन शिक्षक पे उनको विश्वास नहीं था कि क्या ये हमारी नाथीवादी को सपोर्ट करेगा या फिर नहीं करेगा, जिन पे लगता था कि नहीं करेगा, वैसे को एक स्कूल से निकाल दिया जाता था और उस सबको मौत के घाट उतार दिया जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छे जर्मन बच्चों को नाथी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। यह विचारधारात्मक प्रशिक्षण की एक लंबी प्रक्रिया थी। स्कूली पाठ्य पुस्तकों को नए सिरे से लिखा गया। नस्ल के बारे में प्रचारित नाथी विचारधारा को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान के नाम से एक
नया विषय पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। अगर इसको भारत के सापेक्ष में देखा जाए और ख़ास करके अगर बिहार के सापेक्ष में अगर देखा जाए तो अभी देख सकते हैं कि कैसे भी बिहार में जातिवादी जनगणना अर्थात जातीय जनगणना चलाया जा रहा है ताकि लोगों के मन में जाति के प्रति एक विचार आए। जो लोग अभी मतलब देख सकते हैं कि दुनिया में हर एक देश अभी मंगल पे चांद पे जाने की बात कर रही वहीं पे भारत के एक राज्य में जिसका नाम बिहार है वहाँ पे जातिवादी जनगणना कराया जा रहा है ताकि लोगों का बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, आर्थिक स्थिति से हट करके उसका विचार जाति की तरफ जाए। ठीक है, इसी तरह का विचारधारा 40 के दशक में हिटलर के द्वारा जर्मनी में चलाया जा रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। और तो और गणित की कक्षा में भी यहूदियों की एक खास छवि गढ़ने की कोशिश की जा रही थी। बच्चों को सिखाया गया कि वे वफादार व आज्ञाकारी बने, यहूदियों से नफरत और हिटलर की पूजा करें। खेल कूद के जरिए भी बच्चों में हिंसा और आक्रामकता की भावना पैदा की जाती थी। हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों को फौलादी दिल वाला, ताकतवर और मर्दाना बना सकता है। और यहाँ पे एक परीक्षा या फिर एक कंपटीशन के बारे में जो बताया गया है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब ICS का एग्ज़ाम जब पहले लंदन में किया जाता था और भारत में उस समय नहीं किया जाता था, तो कैसे देखते हैं कि जब लॉर्ड लिटन आता है तो किस तरह से ICS के एग्ज़ाम के एज का जो डेट रहता है जो एज जो होता है 21 साल से घटा करके 19 साल कर दिया जाता है। सेम टू सेम वैसे भी यहाँ पे जो कंपटीशन का लेवल को बढ़ा दिया गया और इसका मतलब यही था कि इससे किसी भी तरह से यहूदियों को छांटा जाए। जिस तरह से उस समय ICS के एग्ज़ाम में इस सरकार की ज़्यादातर मतलब योजना होती थी कि भारतीयों को छांट दिया जाए, सेम टू सेम उसी तरह के विचारार्थ को यहाँ पे दिखाया गया हुआ है। आगे देखते हैं। जर्मन बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लैस करने की जिम्मेदारी युवा संगठनों को सौंपी गई। 10 साल की उम्र के बच्चों को युंग फोक में दाखिल कर दिया गया। 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को नाज़ियों के युवा संगठन हिटलर यूथ की सदस्यता लेनी पड़ती थी। इस संगठन में वे युद्ध की उपासना, आक्रामकता व हिंसा, लोकतंत्र की निंदा और यहूदियों, कम्युनिस्टों और जिप्सियों व अन्य अवांछित से घृणा का सबक सिखाते थे। गहन विचारधारा और शारीरिक प्रशिक्षण के बाद लगभग 18 साल की उम्र में वे लेबर सर्विस श्रम सेवा में शामिल हो जाते थे। इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और किसी नाज़ी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। ठीक है, यहाँ पे एक फिगर दिखाया गया है कि बाकी बच्चों को हंसी ठिठोली के बीच यहूदी शिक्षक और यहूदी विद्यार्थियों को स्कूल से निकाला जा रहा, उसी के फिगर को दर्शाया गया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ स्रोत करके कुछ दिया गया हुआ है कि 6 से 10 साल की उम्र की सभी लड़कों को नाज़ी विचारधारा की शुरुआत प्रशिक्षण दिया जाता था। जैसे कि देख सकते हैं कि जब अंग्रेज़ जब भारत देश में जब राज करता है तो उस समय एक स्पेशल विश्वविद्यालय का गठन किया जाता है ताकि इसमें वैसे सैनिकों की वैसे सैनिकों को शिक्षा दिया जाए कि जो कि भारत को हो, लेकिन मतलब उसका सोच, उसका विचारधारा इंग्लैंड की सोच का हो, या फिर मतलब इंग्लैंड अर्थात जो भारत पे जो शासन कर रहा था उस समय, अर्थात अंग्रेज़ का गुलाम बन के रहे या अंग्रेज़ों का विचार का प्रचार प्रसार करे और अंग्रेज़ के विचार से ही संतुष्ट हो और अंग्रेज़ के विचार को ही भारत पे लागू करे और अंग्रेज़ों के प्रति वफादार बन के रहे। ठीक है, उसी तरह का विचारधारा 40 के दशक में जर्मनी में अपने चरम सीमा पे चल रही थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसी तरह का फिगर भी दिखाया गया हुआ है। यहाँ भी देख सकते हैं कुछ फिगर दिया गया हुआ है। और देखिए यहाँ पे
हिटलर का एक तस्वीर दिया गया हुआ है कि वांछित बच्चे अर्थात जो मूल जर्मनवासी लोग थे, अर्थात जो जर्मनी के नस्ल के थे, उनकी संख्या को हिटलर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। साथ में एक फिगर में यहाँ पे दिखाया गया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। नाज़ी इस लीग का गठन 1922 में हुआ था। 4 साल बाद उसे हिटलर यूथ का नया नाम दिया गया। 1933 तक आते आते इस संगठन में 12.5 लाख से ज़्यादा बच्चे थे। युवा आंदोलन को नाज़ीवाद के तहत एकजुट करने के लिए बाकी सभी युवा संगठनों को पहले भंग कर दिया गया और बाद में उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मातृत्व की नाज़ी सोच। नाज़ी जर्मनी के प्रत्येक बच्चे को बार बार यह बताया जाता था कि औरतें बुनियादी तौर पर मर्दों से भिन्न होते हैं। उन्हें समझाया जाता था कि औरत मर्द के लिए समान अधिकारों का संघर्ष गलत है, यह समाज को नष्ट कर देगा। इसी आधार पर लड़कों को आक्रामक, मर्दाना और पत्थरदिल होना सिखाया जाता था, जबकि लड़कियों को यह कहा जाता था कि उनका फ़र्ज एक अच्छी माँ बनना और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना, नस्ल की शुद्धता बनाए रखने, यहूदियों से दूर रहने, घर संभालने और बच्चों की नाज़ी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व उन्हें सौंपा गया था। आर्य संस्कृति और नस्ल के ध्वजवाहक वही थी। अर्थात यहाँ पे महिलाओं और पुरुषों की जो बराबर का जो हक होता है, बराबर के जो अधिकार होता है, सबको एक समान अधिकार, इसका यहाँ पे हिटलर बहुत बड़ा विरोधी था। उसका कहना यही था कि जो महिला है वो घर का कामकाज करे और जो वहाँ का जो वांछित नस्लवादी है वैसे बच्चों को जन्म दे जो पूर्ण रूप से आर्य हो। ठीक है, और अवांछित अर्थात मतलब यहूदियों से संपर्क ना रखें। और पुरुषों के बारे में यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वो मर्द होता है, वो शक्तिशाली होता है, उसके मन में विचारधारा ये पैदा करता था कि तुम शक्तिशाली हो, तुम मर्द हो, कि तुमको मतलब युद्ध में पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो तुमको सैनिक में भाग लेना चाहिए। इस तरह के विचारधारा उसके मन में पैदा किया जाता था। आगे देखते हैं। 1933 में हिटलर ने कहा था, मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है, लेकिन नाज़ी जर्मनी में सारी माताओं के साथ भी एक जैसा बर्ताव नहीं होता था। जो औरतें नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों को जन्म देती थी उन्हें दंडित किया जाता था, जबकि नस्ली तौर पर वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिया जाता था। ऐसी माताओं को अस्पताल में विशेष सुविधाएं दी जाती थी, दुकानों में उन्हें ज़्यादा छूट मिलता था और थिएटर व रेलगाड़ी के टिकट उन्हें सस्ते में मिलते थे। हिटलर ने खूब सारे बच्चों को जन्म देने वाली माताओं के लिए वैसे ही तमगे देने का इंतजाम किया था जिस तरह के तमगे सिपाहियों को दिए जाते थे। 4 बच्चे पैदा करने वाली माँ को कांसे का, 6 बच्चों पैदा करने वाली माँ को चांदी का और 8 बच्चे या उससे ज़्यादा बच्चे को पैदा करने वाली माँ को सोने का तमगा दिया जाता था। अर्थात यहाँ पे ये बिल्कुल समझ सकते हैं कि जैसे कि भारत में जब ईसाईयत जब आता है और जब इंग्लैंड के शासन अर्थात जब ब्रिटेन का शासन जब भारत पे चलते रहता है तो ब्रिटेन वासियों ने यहाँ पे भी एक ऐसा नियम लागू किया गया था कि जो लोग अपना धर्म परिवर्तन करके अगर ईसाईयत को अपना लेते हैं तो उसको पैतृक संपत्ति में उसको हिस्सा दिया जाएगा। अगर अपने धर्म को चेंज करके ईसाईयत के अलावा किसी और धर्म को अपनाते हैं तो उसे अपनी पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और माँ और बच्चे का रिश्ता को यहाँ पे ये दर्शाया गया हुआ है कि जो वांछित अर्थात जो आर्य बच्चे को जो जन्म देते थे वैसी माँ को तमगे दिए जाते थे, अवार्ड दिए जाते थे, इनाम दिए जाते थे, और जो अवांछित बच्चे को जन्म दिए जाते थे उनके माँ को तर्पणा, उसे मतलब उसको दुख, उसके मतलब उसके साथ अत्यंत ही दर्दनीय व्यवहार किया जाता था। आगे देखते हैं। निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले आर्य औरतों की सार्वजनिक रूप से निंदा की जाती थी और उन्हें कड़ा दंड दिया जाता था। बहुत सारी औरतों को गंजा करके मुंह पर काली पोतकर और उनके गले में तख्ती लटकाकर पूरे शहर में घुमाया जाता था।
उनके गले में लटकी तख्ती पर लिखा होता था, मैंने राष्ट्र के सम्मान को मलिन किया है। इस आपराधिक कृत्यों के लिए बहुत सारी औरतों को न केवल जेल की सज़ा दी गई बल्कि उसमें तमाम नागरिक सम्मान और उनके पति व परिवार को भी छीन लिया गया। आगे देखते हैं प्रचार की कला। नाज़ी शासन में ने भाषा और मीडिया का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया और उसका ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया। उन्होंने अपने तौर तरीक़ों को बयान करने के लिए जो शब्द ईजाद किए थे वे न केवल भ्रामक बल्कि दिल दहला देने वाले शब्द थे। नाज़ियों ने अपने अधिकृत दस्तावेजों में हत्या या मौत जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल नहीं किया। सामूहिक हत्यारों का विशेष व्यवहार अंतिम समाधान यहूदियों के संदर्भ में यूथेनेजिया, चयन और संक्रमण मुक्ति आदि शब्दों से व्यक्त किया जाता था। उसके बाद आगे देखते हैं इवैक्यूएशन खाली करना, मतलब इवैक्यूएशन का मतलब खाली करना हो गया का आशा था लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाना। क्या आपको मालूम है कि गैस चैम्बरों को क्या कहा जाता था? उन्हें संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था। अर्थात जो गैस चैम्बर था उसका नाम संक्रमण मुक्ति केंद्र, अर्थात यहाँ बीमारों का यहाँ पे इलाज किया जाता है। मतलब ऐसे मतलब इस चीज़ को समझ सकते हैं। अर्थात जो अवांछित लोग थे, जो आर्य नहीं थे, जो कि वहाँ के मूल नस्लवादी नहीं थे, वैसे को यहाँ पे ले जाकर और मौत के घाट उतार दिया जाता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शासन के लिए समर्थ हासिल करने और नाज़ी भी विश्व दृष्टि को फैलाने के लिए मीडिया यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। चलिए आगे देखते हैं। शासन के लिए समर्थन हासिल करने और नाज़ी विश्व दृष्टिकोण को फैलाने के लिए मीडिया का बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया गया। नाज़ी विचारधारा को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टरों, आकर्षक नारों और इश्तहारी पर्चों का खूब सहारा लिया जाता था। पोस्टरों में जर्मनों के दुश्मनों की रटाई छवियाँ दिखाई जाती थी, उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था, उन्हें शैतान के रूप में पेश किया जाता था। समाजवादियों और उदारवादियों को कमज़ोर और पथभ्रष्ट तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था, उन्हें विदेशी एजेंट कहकर बदनाम किया जाता था। प्रचार फिल्मों में यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने पर जोर दिया जाता था। द एटर्नल ज्यू इस सूची की सबसे कुख्यात फिल्म थी, अर्थात अक्षय यहूदी। परंपराप्रिय यहूदियों को खास तरह की छवियों में पेश किया जाता था, उन्हें दाढ़ी बढ़ाए और कफ्तान पहने दिखाया जाता था, अर्थात चोगा पहने हुए दिखाया जाता था। जबकि वास्तव में जर्मनी यहूदियों और बाकी जर्मनों के बीच कोई फ़र्क करना असंभव था, क्योंकि दोनों समुदाय एक दूसरे में काफ़ी घुले मिले हुए थे। उन्हें केचुआ, चूहा और कीड़ा जैसे शब्दों में संबोधित किया जाता था। उनकी चाल ढाल की तुलना कुदरते वाली छछुंदरी अजीबों से की जाती थी। नाज़ीवाद के लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला, उनकी भावनाओं को भड़काकर उसमें गुस्से और नफरत को अवांछित क्षेत्रों पर केंद्रित कर दिया गया। अभियान से नाज़ीवाद का सामाजिक आधार पैदा हुआ। अर्थात यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि अगर भारत के सापेक्ष में अगर देखें तो भारत में भी ऐसे कुछ राजनेता हैं जो कि हिंदू और मुस्लिम को भड़काने की कोशिश करते हैं, जो हिंदू और मुस्लिम में फूट डालने की कोशिश करते हैं। जो जब हम सब जानते हैं, जो भारतवासी हर कोई जानता है कि जब हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रह रहे हैं, एक साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं, मतलब एक साथ मतलब एक ही क्षेत्र में रहते हैं, एक ही आसमान के नीचे सांस लेते हैं, मतलब एक ही जैसे पानी पीते हैं, सब तरह का जब कार्य एक है, जब सब मिलजुल कर रह रहा है, तो कुछ राजनेता अपने फ़ायदे के लिए, अपने कुर्सी के लिए, अपनी सत्ता के लिए मतलब इनका उपयोग हिंदू और मुस्लिम में बांट करके करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नाज़ियों ने आबादी के सभी हिस्सों को आकर्षित करने के लिए प्रयास किए। पूरे समाज को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उन्होंने लोगों को इस बात पर एहसास कराया कि
उनकी समस्याओं को सिर्फ नाज़ी ही हल कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक फिगर, जर्मन किसान तुम सिर्फ हिटलर के हो, क्यों? आज जर्मन किसान दो भयानक पार्टों के बीच पिस रहा है। एक खतरा अमेरिकी अर्थव्यवस्था यानी बड़े पूंजीवाद का है। उस समय अमेरिका एक बड़े पूंजीवादी के रूप में उभर रहा था, उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा खतरा बोल्शेविज्म की मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था, अर्थात जो उस समय रसिया में जो समाजवादी विचारधारा, जो मार्क्स की जो समाजवादी विचारधारा था, उसी के बारे में बताया जा रहा है। बड़ा पूंजीवाद और बोल्शेविज्म दोनों साथ मिलाकर काम करते हैं। ये दोनों ही यहूदी विचारों से जन्मे हैं और विश्व यहूदीवाद की महायोजना को लागू कर रहे हैं। किसान को इन खतरों से कौन बचा सकता है? केवल राष्ट्रीय समाजवाद 1932 में छपे एक नाज़ी पर्चे से। अर्थात हिटलर का पूरा विचारधारा ऐसा था कि हिटलर अपने क्षेत्र में जो वहाँ के जो वांछित आर्य थे, उनको अपने सपोर्ट में लेकर के पूरे विश्व के खिलाफ एक सेना तैयार करना चाहते थे, जो कि वहाँ के मूल रूप से वहाँ के जो निवासी हो, वहाँ के सैनिक हो, वहाँ का अपना विचारधारा हो और आसपास के क्षेत्र पर आक्रामक नीति अपना करके उस सब चीज़ को हर अपना। ठीक है। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अमेरिका मतलब यहूदी से जन्मा हुआ है और रसिया जैसे बड़े क्षेत्र में समाजवादी विचारधारा है, अमेरिका में एक पूंजीवादी विचारधारा है। और इस सब से बचने का एक ही उपाय है कि अपना राष्ट्रीय समाजवाद को, अपने जो नाज़ीवाद का विचारधारा है, उसको मजबूत किया जाए। ठीक है। और यहाँ पे कुछ डेटें दी गई हुई है। 1 अगस्त 1914 पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था। 9 नवंबर 1918 को जर्मनी ने घुटने टेक दिए, युद्ध समाप्त हो गया था। 9 नवंबर 1918 को वाइमर गणराज्य की स्थापना का ऐलान किया गया था। 18 जून 1919 को वर्साय की संधि की गई थी। 30 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का चांसलर बन के उभरता है। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी का पोलैंड में घुसना, दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। 22 जून 1941 को जर्मन सेनाएं सोवियत संघ में घुसती है। 23 जून 1941 को यहूदियों का कत्लेआम शुरू होता है। 8 दिसंबर 1941 अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ता है। 22 जनवरी 1945 को सोवियत फौजें ऑस्विट्ज को मुक्त कराती है। 8 मई 1945 को यूरोप में मित्र राष्ट्रों की विजय हो जाती है। ठीक है। और इसके बाद आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। नाज़ीवाद पर आप लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही? बहुत सारे लोग नाज़ीवाद शब्दाडंबर और धुआंधार प्रचार का शिकार हो गए। वे दुनिया को नाज़ी नज़रों से देखने लगे और अपनी भावनाओं को नाज़ी शब्दावली में ही व्यक्त करने लगे। किसी यहूदी से आमना सामना हो जाने पर उन्हें अपने भीतर गहरी नफरत और गुस्से का एहसास होता था। उन्होंने न केवल यहूदियों के घर के बाहर निशाना लगा दिए, बल्कि जिन पड़ोसियों पर शक था उनके बारे में पुलिस को भी सूचित कर दिया। उन्हें पक्का विश्वास था कि नाज़ीवाद ही देश के तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएगा, यही व्यवस्था सबका कल्याण करेगी। अर्थात यहाँ पे यहूदीवादी के जो विपक्ष का जो विचारधारा था उसके बारे में यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वही सबसे इस सर्वोत्तम होता, उसी के बारे में बताया गया हुआ है। लेकिन जर्मन का हर व्यक्ति नाज़ी नहीं था। बहुत सारे लोग ने पुलिस दमन और मौत की आशंका के बावजूद नाज़ीवाद का जमकर विरोध किया। लेकिन जर्मन आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पूरे घटनाक्रम का मुख्य दर्शक और उदासीन साक्षी बना हुआ था। लोग कोई विरोधी कदम उठाने, अपना मतभेद व्यक्त करने, नाज़ीवाद का विरोध करने से डरते थे। वे अपने दिल की बात कहने के बजाय आंख फेर कर
चल देना ज़्यादातर बेहतर मानते थे। पादरी निम्योलर ने नात्सियों का लगातार विरोध किया। उन्होंने पाया कि नात्सी साम्राज्य में लोगों पर जिस तरह के निर्मम और संगठित जुल्म किए जा रहे हैं, उनका जर्मनी की आम जनता विरोधी नहीं कर पाती। जनता एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। गुस्तापो की दहशतनाक कार्यशैली और कुकृत्यों पर निशाना साधते हुए इस खामोशी के बारे में उन्होंने बड़े मर्मस्पर्शी ढंग से लिखा है कि पहले वे कम्युनिस्टों को ढूंढते आए। मैं कम्युनिस्ट नहीं था, इसलिए मैं कुछ नहीं कहा। फिर वे सोशल डेमोक्रेट्स को ढूंढते आए। मैं सोशल डेमोक्रेट्स नहीं था, इसलिए चुप रहा। इसके बाद वे ट्रेड यूनियन वालों को ढूंढते आए, पर मैं ट्रेड यूनियन में नहीं था। और फिर वे यहूदियों को ढूंढते आए, लेकिन मैं यहूदी नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। फिर अंत में जब वह मेरे लिए आए तो वहाँ कोई नहीं बचा था जो मेरे साथ खड़ा हो सके। ठीक है, अर्थात वहाँ के जो एक वैसे विचारधारा के लोग जो चुपचाप थे, जो कि यहूदी तो नहीं थे, लेकिन जो वहाँ के जो नात्सीवादा जो विचारधारा था उसके समर्थक भी नहीं थे, उनके बारे में यहाँ पे कहने की कोशिश की गई है। चलिए आगे देखते हैं। नाज़ी जर्मनी में यहूदी क्या महसूस करते थे, यह बिल्कुल अलग कहानी है। साल्ट बेराट ने अपनी डायरी में लोगों के सपनों को चोरी छिपे दर्ज किया था। बाद में उन्होंने अपनी इस डायरी की पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। पढ़ने वालों को झकझोर कर रख देने वाली इस किताब का नाम है थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स। साल्ट ने इस किताब में बताया है कि एक समय के बाद किस तरह से खुद यहूदी भी अपने बारे में नात्सियों द्वारा फैलाए जा रही रूढ़ छवियों पर यकीन करने लगे। अर्थात यहाँ पे ये मतलब एक पॉइंट में या फिर एक थियोरेटिकल में मतलब ये समझ सकते हैं कि अगर समाज का एक सीधा और शरीफ लोग है, अगर उसको समाज के अगर 100 लोग मिल करके अगर उसको 100 बार या फिर 1000 बार अगर उसको चोर कहता है, तो फिर उसके मन में एक बार विचार आ जाता है कि क्या सच में मैं चोर तो नहीं हूँ। मतलब उसी तरह के इस साइकोलॉजी के बारे में, फिलोसफी के बारे में यहाँ पे भी ये बताया गया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। अपने सपनों में उन्हें भी अपनी नाक आगे से मुड़ी हुई, बाल व आंखें काली और यहूदियों जैसी शक्ल सूरत व चाल ढाल दिखने लगे। नाज़ी प्रेम में यहूदियों की जो छवियाँ और तस्वीरें छपती थी, वे दिन रात यहूदियों का पीछा कर रही थी। यह छवियाँ सपनों में भी उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। बहुत सारे यहूदी गैस चैम्बर में पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिए। आगे देखते हैं। महाध्वंस के बारे में जानकारी है। नाज़ी तौर तरीके की जानकारी नाज़ी शासन के आखिर सालों में रिस कर जर्मनी के बाहर जाने लगी थी, लेकिन वहाँ कितना भीषण रफ्तार और बर्बर दमन हुआ था, इसकी असली अंदाज़ा तो दुनिया को युद्ध खत्म होने और जर्मन के हार जाने के बाद ही लग पाया। जर्मन समाज तो मलबे में दबे एक पराजित राष्ट्र के रूप में अब अपनी दुर्दशा से दुखी था, लेकिन यहूदी भी चाहते थे कि दुनिया उन भीषण अत्याचारों और पीड़ाओं को याद रखे जो उन्होंने नाज़ी कत्लेआम में झेली थी। इन्हीं कत्लेआमों को महाध्वंस भी कहा जाता है। जब दमन चक्र अपने शिखर पर था, उन्हीं दिनों एक यहूदी टोली में रहने वाले एक आदमी ने अपने साथी से कहा था कि वह युद्ध के बाद सिर्फ आधा घंटा और जीना चाहता है। शायद वह दुनिया को यह बता सके या यह बता कर जाना चाहता था कि नाज़ी जर्मन में क्या हो रहा था। जो कुछ हुआ उसकी गवाही देने और जो भी दस्तावेज हाथ आए उन्हें बचाए रखने के लिए यह अदम्य चाह घेटो और कैपो में नारकीय जीवन भोगने वाले बहुत गहरे तौर पर देखी जा सकती है।
उनमें से बहुतों ने डायरिया लिखी, नोटबुक लिखी और दस्तावेज़ों के संग्रह बनाए। लेकिन इसके विपरीत जब यह दिखाई देने लगा कि अब युद्ध में नाज़ियों की पराजय तय ही है, तो नाज़ी नेतृत्व में दफ्तरों में मौजूद तमाम सबूतों को नष्ट करने के लिए अपने कर्मचारियों को पेट्रोल बांटना शुरू कर दिया। ठीक है, अर्थात यहाँ पे ये समझाया गया हुआ है कि वहाँ पर जर्मनी में यहूदियों पर इतने अत्याचार किया गया हुआ था कि जो दिल दहला देने वाली चीज़ थी। तो उसी में एक व्यक्ति का ये सपना था कि वो जब युद्ध समाप्त हो उसका आधा घंटा तक और जीवित रहे, ताकि वो अपने दुख और दर्द की कहानी, इस अत्याचार की कहानी, इस उत्पीड़न की कहानी ये पूरे संसार को दिखा सके। सॉरी, चलिए आगे देखते हैं, अब थोड़ा सा बचा हुआ ही है। दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में स्मृति लेखों, साहित्य, वृत्त चित्रों, शायरी, स्मारकों और संग्रहालयों में इस महाध्वंस का इतिहास और स्मृति आज भी जिंदा है। ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने उन स्याह दिनों में भी प्रतिरोध का साहस दिखाया। उन लोगों के लिए भी ये सारी बातें शर्मनाक यादगार है जिन्होंने ये जुल्म ढाए, और उनके लिए चेतावनी की आवाज़ें हैं जो खामोशी से सब कुछ देखते रहे थे। ठीक है, अब एक यहाँ पे लेख दिखाया गया है कि गांधी जी ने हिटलर को लिखा था कि हिटलर को गांधी जी का पत्र, वर्धा मध्य प्रांत, ये 23 जुलाई 1939 का है। प्रिय मित्रों का यह आग्रह रहा है कि मानवता की खातिर मैं आपको कुछ लिखूं, लेकिन मैं उनके अनुरोध को अस्वीकार कर रहा हूं, क्योंकि मैं यह महसूस करता हूं कि मेरा आपका पत्र लिखना प्रतिष्ठा होगी। लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगता है कि इस मामले में मुझे हिसाब किताब करके नहीं चलना चाहिए, और मुझे आपसे अपील करनी ही चाहिए, चाहे वह जिस लायक हो। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आज संसार में आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जो उस युद्ध को रोक सकते हैं जो मानव जाति को बर्बर अवस्था में पहुंचा सकता है। क्या आपको किसी उद्देश्य के लिए इतना बड़ा मूल्य चुकाना चाहिए, फिर चाहे वह उद्देश्य आपकी दृष्टि में कितना ही महान क्यों ना हो? क्या आप एक ऐसे व्यक्ति की अपील पर ध्यान देंगे जिसने सोच विचार कर युद्ध के तरीकों का त्याग कर दिया है और इसमें उसे काफ़ी सफलता भी मिली है? जो भी हो, मैं यह मान लेता हूं कि यदि मैंने आपको पत्र लिखकर कोई भूल की है तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कर देंगे। आपका सच्चा मित्र, मोहनदास करमचंद गांधी। अर्थात यहाँ गांधी जी के मतलब गांधी जी ने अपने विचारधारा अर्थात सत्य, अहिंसा और धर्म के रास्ते पर चल कर के किसी भी समाज को, किसी भी देश में शासन करना, या फिर किसी भी देश को जितना मतलब दिल से जितना, प्यार से जितना, मोहब्बत से जितना, इस पाठ को गांधी जी ने अपने पाठ में जर्मनी के चांसलर हिटलर को संबोधित किया गया हुआ है। ठीक है, अब हिटलर को गांधी जी का पत्र जो वर्धा से जो फिर 40 में जो लिखे थे उसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये तीसरा चैप्टर आज कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है कि ये मेरा प्रयास आप लोग को बहुत अच्छा लगता होगा। ठीक है, और मेरा प्रयास आप लोग को अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपना विचार भी अपना मेरे कमेंट बॉक्स में प्रकट करें कि मतलब कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्योंकि आप लोग जैसा फिर कहेंगे उस तरह से मैं इसमें सुधार करने का कोशिश करूँगा। चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।